हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के यूट्यूब चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी पीसीबी तीनों को ही। ठीक है, तो इसी सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेल टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स को। यानी कि आज हमें सेल का पार्ट 3 मिल रहा है। हमने 2 पार्ट के अंदर सेल को कंप्लीट किया। पार्ट 1 में हमने सेल के बारे में जाना कि भाई सेल होती क्या चीज़ है। दूसरे पार्ट में हमने सेल की ऑर्गेनेली के बारे में जाना। और आज की क्लास में हम कुछ नई चीज़ें जानेंगे और पिछले को रिवाइज करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज की क्लास में आए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देख कर आएँ, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 से बहुत सारे क्वेश्चन आज करवाए जाएंगे और ऑब्वियसली उन क्वेश्चन को इन डिटेल में नहीं करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोगों की इतनी ड्यूटी बनती है कि आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पहले टॉपिक अच्छे से पढ़ के आएँ, तभी क्वेश्चन आंसर्स में आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर्स को रट्टे मार लेंगे, लेकिन भैया आप कितने क्वेश्चंस को रट्टे मारोगे? आप जीके को मारोगे, आप ज्योग्राफी को मारोगे, पॉलिटी को मारोगे, साइंस को मारोगे, साइंस में भी फिजिक्स को मारोगे, केमिस्ट्री को मारोगे, बायोलॉजी को मारोगे, ट्रिक्स भी याद रखोगे। दिमाग तो आपका छोटा ही है ना, मतलब इतना बड़ा दिमाग तो नहीं है, कितना कुछ उसमें डाल दोगे? नहीं डाल पाओगे। इसीलिए जितनी चीज़ें आप समझ के कर सकते हो ना, उन्हें आपको समझ के ही करनी चाहिए। और साइंस उसी में से एक पार्ट है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि साइंस हमेशा समझ के करनी चाहिए, क्योंकि साइंस को शब्दों को ही तोड़ने का खेल है सिर्फ। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, पार्ट 3, जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स यानी कि मेन एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 30 एमसीक्यू मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने, जो कि हम नो टाइम यानी कि कम से कम टाइम में ख़त्म कर देंगे। आपको क्या करना है, आपको बस अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी एमटीएस की भी वैकेंसी आ गई है, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, या फिर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत यूजफुल रहेगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 5 हम बड़ा कर लेते हैं, जैसा कि आप लोगों की डिमांड आ रही है मैम क्वेश्चन नहीं दिखते। तो एक और चीज़ मैं आपको बोलूंगी, जिसको क्वेश्चन नहीं दिखते हैं उन लोगों को मैं ये बात बोलूंगी कि आप लोग ना प्लीज़ जो है अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा कर देखें, तो आपको क्वेश्चन क्लियरली दिखेंगे। ठीक है, अदरवाइज मैं साइज बड़ा भी करके दिखाई रही हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, द टर्म सेल वॉज गिवन बाय। सेल शब्द यानी कोशिका शब्द किसने दिया था? तो आपको याद होगा, सबसे पहली बात हमने कोशिका में यही की थी कि कोशिका की खोज की थी एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो टर्म सेल भी किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने दी थी। आंसर चला गया रॉबर्ट हुक। आंसर क्या चला गया? रॉबर्ट हुक हमारा आंसर चला गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को क्लियर होगी। 1665 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, उन्होंने डेड सेल की खोज की थी। ठीक है, जो बात वहां पे नहीं बताई वो यहाँ पे बता देती हूँ। इन्होंने क्या देखी थी? इन्होंने एक पेड़ की कॉर्क देखी। कॉर्क मतलब कि आपने डार्ट सुना है? डार्ट जब हम लैब में देखते हैं ना, तो इस तरीके की बोटल्स पड़ी होती है, तो उनके अंदर ना एक ब्राउन कलर का इस तरीके का हिस्सा होता है कैसे। ठीक है, उसे बोलते हैं डार्ट। ठीक है, वो होता है कॉर्क। उस कॉर्क की छोटी सी पीस को इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्हें कुछ इस तरीके से कंपार्टमेंट नजर आए, खाली कमरे होते हैं जैसे। तो उन्हें लगा ये हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, हेक्सागन उन्हें शेप दिखी। तो इसको उन्होंने बोला ये तो खाली कमरा है, ये क्या है? वेकेंट रूम है। और उनकी भाषा में वेकेंट रूम को बोलते थे सेल्यूला, और सेल्यूला से ही शब्द आया फिर सेल। तो सेल की डिस्कवरी की किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर। द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर। क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर। तो सेल थ्योरी किसके ऊपर वैलिड नहीं है? बताइए जल्दी से। सेल थ्योरी वायरस के ऊपर वैलिड नहीं है, यानी वायरस वो हैं जिनके ऊपर सेल थ्योरी नहीं लगती है। वायरस कौन है? जिनके ऊपर सेल थ्योरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि ये ए सेलुलर होते हैं। ये किसी टाइम पे लिविंग है और किसी टाइम पे नॉन लिविंग है। तो हम इन्हें ना प्लांट्स में रख सकते हैं ना एनिमल्स में रख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? वायरस एक्सेप्शन होती है सेल थ्योरी की। क्या होती है? एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी है वायरस। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज, वैक्यूल यानी रिक्तिका के चारों तरफ पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? तो आप लोग पढ़ चुके हैं ये चीज कि रिक्तिका के चारों तरफ पाई जाने वाली मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट। क्या होती है? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट बोलते हैं मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल को। वैक्यूल का काम क्या होता है? स्टोर करना। स्टोर करना, क्या स्टोर करना? सेल फैप। सेल फैप मतलब सेल का खाना, सेल का फूड को स्टोर करना। वैक्यूल जो होती है वो प्लांट्स में होती है, जबकि एनिमल्स में स्मॉल या टेम्परेरी होती है। याद है, पढ़ चुके हैं हम ये चीज। उसके बाद आपको स्पेशल बात बताई थी मैंने, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। किसमें होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है हमारे अमीबा के अंदर। एक और बात बताई थी स्पेशल, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होती है? गैस वैक्यूल होती है। याद है ना? ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी, ठीक है? सब डिस्कस किया है हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कोल्ड। माइक्रोफिलामेंट क्या होती हैं आपको ये नहीं बताया था मैंने, तो आपको याद रखना है माइक्रोफिलामेंट और कुछ नहीं, एक्टिन की बनी हुई फिलामेंट होती है। एक्टिन एक प्रोटीन है। एक्टिन क्या है? एक प्रोटीन है। देखिए जब आप सेल को ध्यान से देखेंगे, जब आप क्या देखेंगे? सेल को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा सेल के अंदर ये सेल है, सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। इसके अलावा कुछ धागे पड़े होते हैं सेल के अंदर, इन धागों को बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट, और ये बनी होती है एक्टिन प्रोटीन की। ये इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है साइटोस्केलेटल बनाना, यानी कि मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ सेल को शेप एंड स्ट्रक्चर देना। उसके अलावा एक्टिन जो होता है वो मसल सेल के अंदर सेल की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन में मदद करता है। यानी कि आप जब बॉडी बनाते हो, हाथ को ऊपर नीचे करते हो, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है मसल सेल के अंदर, वो एक्टिन और एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम है मायोसिन, उनकी वजह से होता है। ठीक है, वैसे तो मायोसिन भी माइक्रोफिलामेंट ही होती है, बट आपको याद रखना है अगर पूछा जाए माइक्रोफिलामेंट किसकी बनती है, तो माइक्रोफिलामेंट एक्टिन की बनती है। ठीक है, मेन बात यही है। क्वेश्चन नंबर 5, अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है बताओ भैया? पढ़ चुके हैं हम, सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। यहाँ पर हमने बात की थी कि प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की, एनिमल की सेल वॉल, भाई एनिमल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, एब्सेंट। हमने पढ़ी थी और बात क्या पढ़ी थी? बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, याद है? और फंजाई की सेल वॉल क्या होती है? फंजाई किसकी होती है? काइटिन की होती है। ये सारी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, लिपिड और प्रोटीन किस में होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, याद है? चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट। ग्लाइकोलिपिड कहाँ पर होता है? तो ये एक नई बात मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर करवाया था कुछ इस तरीके से। ये क्या है? लिपिड की एक लेयर। फिर मैंने बोला था ये क्या है? लिपिड की दूसरी लेयर। 2 लेयर लिपिड की आ गई। ठीक है, इनके बीच बीच में मैंने कहीं कहीं कहे थे क्या होते हैं? मैंने बोला था बीच बीच में कहीं कहीं प्रोटीन होते हैं। ठीक है, कहीं ऊपर भी होते हैं। तो देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये और ये क्या है? लिपिड की लेयर है। ठीक है, उसके बाद आपको जो ये प्रोटीन दिख रहा है, देखो लिपिड के बीच में, इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी अंदर घुसा हुआ प्रोटीन। ठीक है, जबकि ये बाहर दिख रहा है इसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। वहां पर मैंने क्यों नहीं बताई ये बातें? क्योंकि भाई इतनी चीजें कैसे याद करोगे आप? ठीक है, थोड़े टुकड़े टुकड़ों में तो हो जाता है। इसे भी क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। उसके अलावा मैंने बताया था इसके ऊपर कहीं कहीं पे ये इस तरीके से क्या लगा हुआ होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, लिपिड के ऊपर, सॉरी हाँ, लिपिड की लेयर के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लग गया ना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, जब लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लग जाता है तो इसे बोलते हैं क्या? ग्लाइकोप्रोटीन।
लिपिड। ठीक है, और ये कहाँ होता है, ये कभी भी अंदर वाली साइड नहीं होता। अगर मैं ये सेल बना रही हूं तो आप जानते हो ना कि ऐसे स्ट्रक्चर होएगा, देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होएगा। ठीक है, तो हमेशा बाहर की तरफ होता है ये ग्लाइकोलिपिड। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या जाएगा, आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है ग्लाइकोलिपिड। अगर पूछ लिया जाए ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है आपको ध्यान रखना है। जब ये जो आपको प्रोटीन दिख रहा है ना, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, इस प्रोटीन के ऊपर जब मैंने क्या लगा दिया, कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप लगा दिया, तो इसे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, यानी प्रोटीन के ऊपर ग्लाइकोजन लग गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग बिकॉज। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, आप सभी जानते हो। लाइसोसोम के अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम में होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी पानी की मदद से जो लाइसिस कर दे, यानी तोड़ना कर दे, वो होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या डाइजेस्टिव बैग, या इन्हीं को बोलते हैं स्कैवेंजर, या एक और बताने वाली हूं मैं अब आप लोगों को, इन्हीं को बोलते हैं हाउसकीपर। हाउसकीपर्स का काम क्या होता है, घर की सफाई करना, तो हाउसकीपिंग कर रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ सेल ऑर्गेनेली दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यानी कि एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली जो एनिमल में तो है लेकिन प्लांट में नहीं है, कौन होती है वो बताइए जरा। अरे यहाँ पर क्या है, 5 ऑप्शन आ गए ना, कोई बात नहीं, ये हटा देते हैं हम। यस, ऐसी सेल ऑर्गेनेली जो कि एनिमल में तो है लेकिन प्लांट में नहीं है, तो ऐसी कौन सी दिख रही है, देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम इज द राइट आंसर। अब आप बोलोगे मैम सेंट्रोसोम तो करवाया नहीं, याद करो मैंने बोला था एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है, और सेंट्रियोल को ही सेंट्रोसोम बोल देते हैं, या सेंट्रियोल का एक हिस्सा है सेंट्रोसोम। ठीक है, तो एक ही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, गोल्गी बॉडी दोनों में होता है। क्लियर, आगे के पॉइंट मुझे बताने हैं लेकिन वो आगे के क्वेश्चन में बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सेल डिवीजन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन द ब्रेन, हमारे मानव ब्रेन के अंदर कौन सी सेल मिलती है, तो हमने बताया था आपको सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, तब मैंने बताया था न्यूरॉन इज द सेल ऑफ ब्रेन, जिसे नर्व सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्व सेल। और ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, थोड़ा सा बता दूं न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन से ही मिलकर हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कोड यानी मेरु रज्जु, और हमारी सारी नर्व यानी तंत्रिकाएं बनती है। क्लियर, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। ये पार्ट है सेल बॉडी जो मैंने बना दिया, ये क्या है, सेल बॉडी, जिसके बीच में ये क्या पड़ा है, न्यूक्लियस। ठीक है, इस सेल बॉडी से नीचे की तरफ निकलती है एक बड़ी सारी वायर, इसे बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं, एक्सोन। इस एक्सोन से निकलती है बहुत सारी रूट्स, इसे बोलते हैं एक्सोन की टर्मिनल। ठीक है, और ये सेल बॉडी से भी कुछ इधर धागे निकलते हैं, यानी ब्रांचेस निकलती हैं, इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट सिग्नल, ये ब्रेन में सिग्नल पहुंचाते हैं, तो यहाँ से ये सिग्नल डेंड्राइट उठाते हैं, फिर सेल बॉडी को देते हैं, फिर एक्सोन से यहाँ, फिर अगले न्यूरॉन में जाते हैं। एक्सोन के ऊपर एक स्पेशल कवरिंग होती है, इस कवरिंग को बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। ठीक है, चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, बाकी की इन्फॉर्मेशन जब ब्रेन करेंगे तब दूंगी। ठीक है, इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म, लेकिन किसका है ये, नर्व का, न्यूरॉन का, तो न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली, इन चारों में से प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री ही करेगी, और प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम। राइबोसोम कौन होती है, राइबोसोम होती है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या होती है,
प्रोटीन फैक्ट्री कहाँ होती है ये? तो ये होती है कई जगहों पर। ये साइटोप्लाज्म में होती है, बिल्कुल होती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती है। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होती है और ये हमारे क्लोरोप्लास्ट के पास भी होती है। सही बात है। राइबोसोम होते हैं दो टाइप के, 70S 80S। 70S किसमें होते हैं? प्रोकैरियोट में, यानी पुराने जमाने की सेल, और 80S यूकैरियोट में। राइबोसोम की खोज किसने की? पैलाडे ने। सारा कुछ रिवाइज हो गया ना? चलिए, एस का मतलब क्या है? सिडबर्ग यूनिट, सब रिवाइज कर देना है। राइबोसोम के पास सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, राइबोसोम के पास खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल रिलीजेस इंसुलिन व्हेन ग्लूकोज लेवल एलिवेट इन द बॉडी। यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि इंसुलिन कौन बनाता है? तो हमारी बॉडी के अंदर होती है एक स्पेशल ऑर्गन जिसे बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं। कुछ इस तरीके की ऑर्गन होती है ये, ठीक है, लीफ शेप होती है। ये पैनक्रियास के अंदर होती है एक सेल का गुच्छा जिसे बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहन। क्या बोलते हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहन। और ये आइलेट ऑफ लैंगरहन के अंदर होती है 3 टाइप की सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल और होती है डेल्टा सेल। ठीक है, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल। अल्फा सेल क्या बनाती है? अल्फा सेल बनाती है एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। ठीक है। बीटा सेल क्या बनाती है? बीटा सेल बनाती है इंसुलिन। ठीक है। और डेल्टा सेल क्या बनाती है? डेल्टा सेल बनाती है हमारा एक और हार्मोन जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। क्या नाम है? सोमैटोस्टैटिन। अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि जब जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज होता है तब तब हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है। क्या बनता है? इंसुलिन बनता है। ठीक है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में, देखिए आपको पता है जो ग्लूकोजन लिख दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर एक सेकंड, ये थोड़ा सा सही करिए। ग्लाइकोजन नहीं आएगा यहाँ पर। ग्लाइकोजन तो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है। यहाँ पर आएगा ग्लूकागन। ग्लूकागन हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? ग्लूकागन। देखो, आपने सुना होगा, क्या सुना होगा भैया? आपने सुना होगा कि जितने भी ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें शुगर होती है उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसकी बॉडी में शुगर बढ़ेगी तो इंसुलिन क्या करेगा? शुगर को कम कर देगा, मतलब बैलेंस कर देगा। तो इंसुलिन का काम है शुगर को कम करना, ग्लूकागन का काम है जब जब शुगर कम हो जाए तो उसे बढ़ा देना, और सोमैटोस्टैटिन दोनों को बैलेंस करता है। ठीक है। तो यहां पर इससे ज्यादा डिटेल मैं आपको नहीं बताने वाली, आपको बस इतना बता रही हूं कि इंसुलिन कौन बनाता है? बीटा सेल बनाती है। कौन बनाता है? बीटा सेल बनाती है। इजी है, क्लियर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास देखिए, द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ। तो यहां पर आएगा पासिव डिफ्यूजन, क्योंकि यहां पर नो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि एनर्जी नहीं लगती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पास होते हैं तो उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और विदाउट एनर्जी वाले को पासिव डिफ्यूजन कहते हैं, जबकि एनर्जी वाले को एक्टिव डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज। एक ऐसी सेल जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। सीधी सी बात है, प्रोटोप्लास्ट मतलब सीधी कि प्रोटोप्लाज्म खुला पड़ा है, सेल वॉल ही नहीं है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ये याद करने वाली चीज है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who discovered the nucleus in 1831? यहाँ पर आपको एक नई बात पता लगी, वो क्या है? कि न्यूक्लियस की खोज 1831 में हुई थी। मैंने बताया नहीं था ये। किसने खोजा था न्यूक्लियस? बताओ। न्यूक्लियस खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। जबकि बाकी साइंटिस्ट किस किसके हैं भाई? बताओ जल्दी से मुझे। रॉबर्ट हुक ने सेल खोजी थी, रुडोल्फ वर्चाउ ने सेल थ्योरी में पॉइंट दिया था कि ओमनी सेलुला, ई सेलुला, और स्क्वान ने भी सेल थ्योरी में पॉइंट दिया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल? कौन सा है जो एनिमल सेल में तो नहीं है लेकिन प्लांट में होता है? तो भाई सेल वॉल आएगा यहाँ पर। और क्वेश्चन थोड़ा ठीक करिएगा, क्वेश्चन ठीक करना है। क्यों भैया? वैसे तो क्वेश्चन ठीक है लेकिन सेल ऑर्गेनेली नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर सेल कॉम्पोनेंट आना चाहिए। ठीक है, इनमें से कौन सा सेल का कंपोनेंट है जो एनिमल में नहीं होता लेकिन प्लांट में होता है? तो एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, वैक्यूल जो होती है वो एब्सेंट होती है जरूर लेकिन हम प्रॉपरली एब्सेंट नहीं कहते। तो वैक्यूल आंसर नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज, सेंट्रोसोम अभी बताया था ना सेंट्रियोल से जुड़ा हुआ है, तो इसका काम होता है स्पिंडल फाइबर बनाना। ये सेल डिवीजन के टाइम में करवाऊंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझा नहीं रही हूं मैं, बस इतना ध्यान रखिए कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए स्पिंडल फाइबर बनते हैं, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, क्रोमोसोम को दो कॉर्नर्स पे ले जाते हैं। सेल के अंदर ना जो क्रोमोसोम होते हैं ना, तो स्पिंडल फाइबर उनको धागों से कनेक्ट करके कुछ इस तरीके से, ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम से निकलते हैं स्पिंडल फाइबर, ये खींचने का काम करते हैं। तो इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी, बस याद रखिएगा सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनाना, और ये सेंट्रियोल का ही एक पार्ट है। ठीक है, चलिए ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बताया था, कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती है। सिक्रीशन कौन करता है, गोल्गी बॉडी करती है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती है अमीबा के अंदर, सिक्रीशन गोल्गी बॉडी, और प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन डीएनए? डीएनए किसके पास नहीं है भैया? तो हमने आपको बताया था डीएनए न्यूक्लियस के पास तो होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए है, लेकिन लाइसोसोम के पास कोई डीएनए नहीं है। लाइसोसोम के पास तो हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय, माइटोकॉन्ड्रिया किसने खोजा था? तो अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया खोजा था। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रिंसिक प्रोटीन पाए जाते हैं। मैंने अभी बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंट्रिंसिक प्रोटीन भी है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी है। जो बाहर की तरफ पड़े थे वो एक्सट्रिंसिक, और जो अंदर थे वो इंट्रिंसिक। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि एसिमेट्रिकल होती है, यानी कहीं पर भी पड़े होते हैं ये इंट्रिंसिक प्रोटीन, इनकी कुछ वो नहीं होती। ठीक है, सिस्टम नहीं होता इनका कुछ फिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस इन अ लिविंग सेल? तो राइबोसोम कहाँ बनते हैं? राइबोसोम हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। याद करो मैंने बताया था कि हमारी सेल, ये क्या है, हमारी सेल है, सेल के अंदर क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस को थोड़ा बनाते हैं, न्यूक्लियस है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस। ये क्या है, न्यूक्लियोलस। उसके अलावा यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर होते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है। ठीक है, चलिए अच्छा यहीं पर मैं एक और बात बताती हूँ गोल्गी बॉडी के बारे में। चलिए आगे क्वेश्चन भी आ जाएगा तभी बता दूंगी। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी क्या होती है? सेल की बायोलॉजी मतलब जब हम सेल की स्टडी करते हैं, क्या सेल की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर परफेक्टली मैच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टडी ऑफ सेल डिवीजन ओनली, नहीं सिर्फ सेल डिवीजन नहीं, पूरी की पूरी सेल। कैंसर सेल नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ कैंसर सेल नहीं, सब सेल। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 30 क्वेश्चन है हमारे पास। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है भैया? पावर हाउस ऑफ द सेल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है और न्यूक्लियस ब्रेन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली? यही बताना था मुझे। हमारी सेल के अंदर गोल्गी बॉडी जो है या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है या गोल्गी अपरेटस जो है, एक ही बात है, यही लाइसोसोम बनाती है, यही लाइसोसोम बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, which of the following cell organelle is responsible for transporting, modifying and packaging protein and lipid? तो पैकेज, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ करना किसका काम है? गोल्गी बॉडी। इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, अब बताने की जरूरी नहीं है। प्रोटीन और लिपिड बनता कहाँ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ट्रांसपोर्ट ये करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट कंटेन सेल वॉल? सेल वॉल किसके पास नहीं है? एनिमल के पास नहीं है भैया सेल वॉल। कितनी बार बताओगे? प्लांट के पास सेलुलोज की होती है, बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, और वायरस के पास, फंजाई के पास काइटिन की होती है, लेकिन एनिमल के पास होती नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 26, डीएनए स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। डीएनए कहाँ होता है बताओ जल्दी से। डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के अंदर क्रोमोसोम और उसके अंदर डीएनए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। न्यूक्लियस किसके पास नहीं होता? प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस भी नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, इसके पास 78 राइबोसोम होते हैं। सब बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव अ सेल। सेल किसके पास नहीं है भैया? वायरस के पास नहीं है, क्योंकि वायरस क्या है? ए सेलुलर है। वायरस क्या है? ए सेलुलर है। ए सेलुलर होता है वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 30th क्वेश्चन आप खुद मुझे बताएंगे। हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने थी? तो 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे? स्कान, शील्डन एंड रुडोल्फ वर्चाओ। इन 3 साइंटिस्ट ने क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने तो सेल दिया था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक विल नॉट बी द आंसर। रॉबर्ट हुक विल नॉट बी द आंसर। ठीक है, रॉबर्ट हुक आंसर नहीं जाएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी थियोडोर स्क्वान, रुडोल्फ वर्चाओ, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नहीं है, रॉबर्ट हुक नहीं है, तो आंसर आपको मिल गया है क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग मुझे कमेंट में आंसर देंगे। देखिए क्या है, आरएनए इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेली के अंदर आरएनए होता है? ठीक है, आप लोग मुझे ये बताएंगे। ये हटा दो। अच्छा, सेल ऑर्गेनेली बोला हुआ है तो ऐसा करिए, ये ऑप्शन हटा दीजिए। इसका आंसर आप लोग मुझे ऑप्शन में देंगे। क्या देंगे? कि किसके पास आरएनए होता है। ये मैंने आपको बताया है पार्ट 2 के अंदर, वीडियो के पार्ट 2 के अंदर मैंने बताया है। जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेगा और मुझे इसका आंसर कमेंट में देगा। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो पसंद आए, क्लास समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी टॉपिक आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आप सब का सब कमेंट में कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेक